हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज हम, जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है ये, डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, कि हम किसी भी फंक्शन को डेरिवेबल कब कहेंगे। ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b is said to be डेरिवेबल, और इसको डिफरेंशिएबल भी कह देते हैं, डिफरेंशिएबल एट c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a, b। ध्यान दीजिए, हम a और b के बीच से कोई पॉइंट ले रहे हैं c। इसका मतलब जो c है वो आपका ना तो a हो सकता है ना ही b हो सकता है, यानी कि इस डेफिनेशन में जो हम c पुट कर रहे हैं वो आपका ओपन इंटरवल में से आएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो ये फंक्शन f डिफाइंड तो है क्लोज्ड इंटरवल पर, इसको डेरिवेबल कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे। कहाँ? एट दिस पॉइंट c विच लाइज इन ओपन इंटरवल a b। इफ, कब कहेंगे, ये कंडीशन आ गई, इफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h एग्जिस्ट, कि अगर आपकी ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है आपका वो डेरिवेबल होगा। एंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f एट c, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी इस लिमिट की, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। किसका? f का। कहां पर? एट पॉइंट c के ऊपर। एंड इज डिनोटेड बाई, और इसको किससे डिनोट करेंगे? f डैश c से। तो f डैश c का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट c। द प्रोसेस ऑफ obtaining derivative is known as differentiation। यानी कि जिस प्रोसेस से आप डेरिवेटिव निकालते हो, यानी कि जिस प्रोसेस से आप f डैश c निकालते हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट c के ऊपर डेरिवेबल होना टोटली डिपेंड करता है इस लिमिट के ऊपर। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो डेरिवेबल होगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डेरिवेबल नहीं होगा। और जो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई, उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट c, और इसको डिनोट करेंगे f डैश c से। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है वो डिपेंड कर गया एक लिमिट के ऊपर, और जो वो लिमिट है उसका एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं और राइट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड एक नेक्स्ट डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इस डेफिनेशन में जो मैं f, c, a, b एटसेट्रा यूज करूंगा, ये जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी उसी से पिक किए गए हैं। ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b इज said to be लेफ्ट हैंड डेरिवेबल if the limit
h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, क्या आ जाएगा 0 फ्रॉम लेफ्ट, और लिमिट क्या आएगी वही f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, यानी कि अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी जो डेरिवेबिलिटी की कंडीशन में लिमिट आई थी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन को हम कहेंगे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेबल है एट पॉइंट ऑब्वियसली कहाँ कहेंगे c के ऊपर, एंड दिस वैल्यू ऑफ लिमिट इज कॉल्ड, और ये जो वैल्यू आएगी लिमिट की इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट c, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट c। सिंपल सी बात है, वहाँ हमने कहा था सिंपली डेरिवेटिव ऑफ f एट c, क्योंकि अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट c एंड इज डिनोटेड बाय, और इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय एल एफ डैश सी, एल का मतलब है यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है राइट हैंड डेरिवेटिव की, यही लिख सकते हैं हम कैसे, लेफ्ट की जगह अब आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल इज सेड टू बी, लेफ्ट की जगह अब हम लिख देंगे राइट हैंड डेरिवेबल एट, लिख देते हैं चलो, एट c इफ, जो आपकी लिमिट पहले लेफ्ट से अप्रोच कर रही थी वो अब राइट से अप्रोच करेगी, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा, और जो वैल्यू होगी इस लिमिट की इसको अब की बार क्या कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट c एंड इज डिनोटेड बाय, अब इसको कैसे डिनोट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका r f डैश c। तो ये डेफिनेशन बन गई आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव की। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नोट कीजिए कि ए फंक्शन f इज डेरिवेबल एट c इफ, अगर क्या हो जाए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है f का c के ऊपर बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव किसका, f का, किस पॉइंट पर, c पर, और ये किसके इक्वल आए, कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, यानी कि ये दोनों लिमिट जो है वो एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हो, तभी आपकी जो डेरिवेबल फंक्शन की डेफिनेशन थी उसके अंदर जो लिमिट आई थी वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपकी एक रिलेशन बन गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और डेरिवेबल फंक्शन के बीच में, कि कोई भी फंक्शन डेरिवेबल कब होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, कि किसी भी फंक्शन को हम किसी इंटरवल के ऊपर डेरिवेबल कब कहेंगे। समझिए अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो थी आपकी सिंगल पॉइंट के लिए, कि हम किसी भी फंक्शन को सिंगल पॉइंट पर डेरिवेबल कब कहेंगे। ये आपकी डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन को हम पूरे इंटरवल के ऊपर डेरिवेबल कब कहेंगे। देखिए जरा, ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b is said to be डेरिवेबल, या डिफरेंशिएबल भी लिख सकते हो यहाँ, डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b इफ, समझिए कि हम f को पूरे क्लोज इंटरवल a b के ऊपर डेरिवेबल कब कहेंगे, इफ f इज डेरिवेबल फॉर ऑल पॉइंट्स लाइंग बिटवीन a एंड b, कि पहली बात तो f जो है आपका a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर डेरिवेबल होना चाहिए, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं ओपन इंटरवल a b के ऊपर f को पहले डेरिवेबल होना चाहिए, और साथ में एंड f इज लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एट b एंड
राइट हैंड डेरिवेबल एट ए। मतलब b के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड, समझिए जरा इसको कैसे, ये है b, ये है a। अब हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल इस ए बी पर डिफाइंड है, तो हम b से राइट की साइड में नहीं जा सकते, तो हमें क्या चेक करना होगा, b के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी। सिमिलरली a से हम लेफ्ट नहीं आ सकते क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ फंक्शन डिफाइंड है भी या नहीं भी, तो a के ऊपर हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेबिलिटी। और अगर ऐसा होता है तो हम फंक्शन को कहते हैं कि वो पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर डेरिवेबल है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क, ये है आपका रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। भाई आपका मतलब डेरिवेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के बीच में क्या रिलेशन है? इसमें बिल्कुल ही सीधा सा रिलेशन है कि डेरिवेबिलिटी ऑलवेज इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। मतलब कि अगर आपका कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर डेरिवेबल है, तो इट इज श्योर दैट कि वो उसी पॉइंट के ऊपर या उसी इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यानी कि जब जब फंक्शन डेरिवेबल होगा तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इफ f is derivable on an interval, if f is derivable on an interval, then f is continuous also at that interval। तो f वहां पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है डेरिवेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं चेन रूल, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, चेन रूल की हेल्प से, कि अगर आपके पास दो फंक्शंस दिए गए हैं जो इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शंस हैं, तो हम उनका डेरिवेटिव जो है वो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें रिमार्क एज ए रिमार्क लिख लीजिए। फर्स्ट इज इफ y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ से x, मतलब जो y है वो तो u पर डिपेंड करता है और u x पर डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली जो y है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है। एंड dy बाय du एंड du बाय dx एग्जिस्ट। हम ये मान रहे हैं कि आपका y जो है वो u का फंक्शन है, u जो है वो x का फंक्शन है, और जो ये दो वैल्यूज हैं कि dy बाई du एंड du बाई dx, ये जो दो वैल्यूज हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं। देन अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो dy बाई dx है वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखो मैंने अभी कहा था कि इनडायरेक्टली y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, और क्योंकि ये दो वैल्यू जब एग्जिस्ट करेंगी दोनों, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। और साथ में हम लिखेंगे कि जो dy बाई dx होगा वो किसके इक्वल होगा, dy बाई du के, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ u, तो हम y का डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू u इंटू du बाई dx। ठीक है, तो ये है आपका चेन रूल। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 4। मैं इसमें क्या करता हूं, लेट y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं u रेज टू द पावर 4 वेयर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब समझिए जरा, y फंक्शन बन गया u का, u फंक्शन बन गया x का, तो इट मीन्स दैट बाय चेन रूल dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई du इंटू du बाई dx। और वैल्यूज निकालिए, यहाँ dy का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू u, क्या आ जाएगा 4 इंटू u³ इंटू इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x
2x, तो ये बन गया 4 इंटू 2 8x u क्यूब, और u की वैल्यू रख दीजिए 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। u हमने क्या माना था, ये रहा, u हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर आ गई 3, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल कर चेक कीजिए, तब भी क्या आएगा, यही आएगा। तो इस तरह से हम चेन रूल का जो है वो यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स निकालने के लिए। इसी में सेकंड रिमार्क लिख लीजिए, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आपने चेन रूल का इस्तेमाल किया, आपके पास टोटल 3 वेरिएबल्स थे, लेकिन ये कहता है कि चेन रूल को आप एक्सटेंड कर सकते हैं टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ से u इज ए फंक्शन ऑफ से v एंड v इज ए फंक्शन ऑफ से w एंड w इज ए फंक्शन ऑफ से x। ठीक है, दोबारा देखिए कि अगर y फंक्शन है u का, u फंक्शन है v का, v फंक्शन है w का, w फंक्शन है x का, तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x। और अगर वो सारी वैल्यूज, मतलब कि dy बाई du एग्जिस्ट कर रहा है, du बाई dv एग्जिस्ट कर रहा है, dv बाई w एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में dw बाई dx एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि dy बाई dx किसके इक्वल होगा बाई चेन रूल। देखिए dy बाई du मल्टीप्लाइड बाई du बाई dv मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dw मल्टीप्लाइड बाई dw बाई dx, यानी कि हम चेन रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं कुछ जो रिलेटेड हैं टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसमें पहली डेफिनेशन लिखते हैं, ए फंक्शन f is said to be increasing at some x is equal to c if the value of f increases at that point with the increase इन x। इसका मतलब कि जो कोई भी फंक्शन है f, उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग एट ए सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ c के ऊपर। अगर क्या हो, f की वैल्यू भी इंक्रीज करे एट दैट पॉइंट विद द इंक्रीज इन x, यानी कि जैसे ही आपकी x की वैल्यू में आपको इंक्रीमेंट दिखे c के लिए, तो आपकी वैल्यू जो है fx की वो भी क्या हो, आपको बढ़ती दिखे f ऑफ x के लिए। Thus for any neighborhood c minus delta to c plus delta where obviously delta is greater than 0, और ये किसकी नेबरहुड है, ऑफ c, f ऑफ c minus delta must be less than or equal to fx is less than or equal to f of c plus delta। ठीक है, यानी कि भी जो आपकी f ऑफ c प्लस डेल्टा के ऊपर वैल्यू आएगी और जो आपकी f ऑफ c माइनस डेल्टा के ऊपर वैल्यू आएगी, तो जो बीच की वैल्यूज होंगी वो क्या होनी चाहिए, f ऑफ c माइनस डेल्टा से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए। इसको ग्राफिकली समझते हैं कैसे। ये कहता है कि आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए c की, मान लीजिए आपने ये c की नेबरहुड ले ली, से दिस इज c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, ये नेबरहुड है c की। मान लीजिए f ऑफ c माइनस डेल्टा जो है वो ये आ गया यहाँ पर f ऑफ c माइनस डेल्टा। तो ये कहता है कि भाई इस नेबरहुड के अंदर जितने भी आप x उठाओ, तो उन सब की वैल्यू, मान लीजिए आपने यहाँ लिया x1, तो इसकी जो वैल्यू है वो f ऑफ c माइनस डेल्टा से ज़्यादा आनी चाहिए, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या आना चाहिए, f ऑफ x1। f ऑफ x1 आपका इससे ऊपर ही दिखना चाहिए, इससे नीचे नहीं दिखना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया x2, तो f ऑफ x2 जो है आपका f ऑफ c माइनस डेल्टा से ऊपर ही दिखना चाहिए। मान लीजिए ये आ गया आपका f ऑफ x2। आगे मान लीजिए आपने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया x3, तो आपका जो f ऑफ x3 है वो भी कहाँ आना चाहिए, इस f ऑफ c माइनस डेल्टा से ऊपर ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ ये हो सकता है कि वो f ऑफ x2 से शायद नीचे आ जाए, तो ये आना चाहिए आपका f ऑफ x3।
और लास्ट में फिर क्या कहता है, भाई आपने ये सारी वैल्यूज चेक कर ली, लेकिन ये सारी वैल्यूज आपकी, ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम कह देते हैं एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा, इससे नीचे नीचे ही आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इसके बराबर तो आ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एट ए पॉइंट सी। सिमिलरली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट सी, और यही हम इसको चेंज करके लिख देंगे कैसे, ए फंक्शन इज सेड टू बी, ये आ जाएगा अब डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट सी इफ द वैल्यू ऑफ एफ इंक्रीजेज की बजाय क्या आ जाएगी अब, डिक्रीजेज एट दैट पॉइंट विद द इंक्रीज इन एक्स, कि अब आप x की वैल्यू को तो आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन जो f की वैल्यू है वो कम होती जा रही हैं। तो इसमें क्या चेंज आएगा, 10 फॉर एनी नेबरहुड c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा ऑफ c, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx एंड fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ c प्लस डेल्टा। ग्राफिकली देखिए क्या होगा, ये है आपका, मान लीजिए c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, ये नेबरहुड है आपका। ये कहता है कि आपकी जो वैल्यू है एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा यहाँ पे आ गई, मान लीजिए ये वैल्यू आ गई आपकी एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा। तो अब जितनी भी वैल्यूज आई आपकी वो सारी वैल्यूज क्या हैं, एफ एक्स की, यानी कि यहाँ से आपने कोई भी पॉइंट उठाया, से दिस इज x1, तो एफ ऑफ x1 जो आएगा वो कहीं भी आए, लेकिन वो एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा से कम रहेगी वैल्यू, यही कहना चाहता है यहाँ पर, देखिए ज़रा। और ऐसे ही मान लीजिए आपने x2 उठाया, ठीक है, तो वो वैल्यू भी यहाँ कहीं ना कहीं आनी चाहिए f ऑफ x2, लेकिन ये सारी वैल्यू जितनी भी आए वो सभी वैल्यूज f ऑफ c प्लस डेल्टा से ज़्यादा आनी चाहिए, मतलब कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर f ऑफ c प्लस डेल्टा से कम नहीं आ सकती। तो सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी इनके बीच में लाई करनी चाहिए, ये मतलब है आपका डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट। अभी जो हमने ये दो डेफिनेशंस पढ़ी, ये डेफिनेशंस थी आपकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एट ए सिंगल पॉइंट। अब मैं जो डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं ये है इंक्रीजिंग फंक्शन की, बट ऑन एन इंटरवल। सो ए फंक्शन f defined on say closed interval a to b is said to be increasing if अगर क्या हो जाए आपका f ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए f ऑफ x1 से, वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड obviously these x1 comma x2 belongs to the closed interval ab। मतलब भाई आप क्या करते हैं, x1 से बड़ी वैल्यू कंसीडर करते हैं x2, तो आप पाएंगे कि जो इमेज होगी x2 की वो x1 की इमेज से बड़ी होगी या बराबर होगी। ग्राफिकली समझिए इसको, ये कहना चाहता है कि भाई ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल ab, आपने यहाँ पर चूज किया x1 और इससे बड़ी वैल्यू चूज की x2, तो इनकी जो इमेजेस आएंगी, मान लीजिए ये आ गई f ऑफ x1, तो f ऑफ x2 भी क्या हो, इससे या तो बड़ी हो या इसके बराबर हो x2। और अगर आपने कोई वैल्यू x3 चूज कर ली इस इंटरवल में से, तो उसकी जो इमेज है, अब क्योंकि x2 x3 से छोटा है, तो x3 की जो इमेज है वो f ऑफ x2 से भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब f ऑफ x3 यहाँ आना चाहिए। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाकर देखें तो आप पाएंगे कि जो ग्राफ होगा वो आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। एक अप्रोक्सीमेट सा ग्राफ हम बना रहे हैं भाई, इस तरीके से दिखेगा इंक्रीज करता हुआ, ठीक है, जब हम पूरे इंटरवल की बात करते हैं तो। और साथ में अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि इफ f ऑफ x2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन f ऑफ x1, वेयर x2 is greater than x1 and x1 comma x2 belongs to the closed interval ab, कि यहाँ पर इक्वल का कोई ऑप्शन ही ना रहे, सभी इमेजेस क्या आए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर आए। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते रहेंगे तो जो आउटपुट है वो भी बढ़ता रहे, तो हम फंक्शन को कहेंगे देन f is said to be स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी आ गई ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट या ऑन द इंटरवल ए बी, ठीक है। यानी कि
स्ट्रिक्टली में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूज हैं, भाई आपने ये ए बी इंटरवल ले लिया, यहाँ पर x1 है, ये आ गया मान लीजिए f ऑफ x1, अब आपने इससे आगे चूज किया x2, तो ये आगे आएगा f ऑफ x2, तो ये आगे आ जाएगा f ऑफ x2, तो f ऑफ x2 जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए f ऑफ x1 से। तो इसी तरह से यानी कि जो ग्राफ है इसका वो किस तरह का बनेगा, बिल्कुल ऐसे इंक्रीजिंग, कहीं पर भी पैरेलल नहीं आएगा x एक्सिस के। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इंक्रीजिंग की, तो उसका ग्राफ कुछ टाइम के लिए पैरेलल आ सकता है x एक्सिस के लिए, लेकिन फिर वो इंक्रीज करेगा, या पैरेलल आ सकता है लेकिन वो ऐसे डाउनफॉल नहीं होगा इंक्रीजिंग जो आपका फंक्शन है उसके अंदर। सिमिलरली हमारे पास एक डेफिनेशन है f इज डिफाइंड ऑन दिस इज सेड टू बी। अब आ जाएगी किसकी डेफिनेशन, ये डिक्रीजिंग की, डिक्रीजिंग इफ f ऑफ x2 क्या हो जाए, अब लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। जैसे जैसे आप इनपुट्स को इंक्रीज करते चले, आउटपुट की वैल्यूज क्या हो जाए, डिक्रीज होती जाएं। Whenever x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी कि इसमें जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि भाई यहाँ पर आपने लिया x1, ये है मान लीजिए a, ये है b, f ऑफ x1 मान लीजिए यहाँ पर आ गया, और फिर आगे आपने वैल्यू बढ़ा दी x2, लेकिन अब वैल्यू क्या हो गई इमेजेस की, वो घटना शुरू हो गई, ये आ गई f ऑफ x2, आगे आपने लिया x3, ऐसे नीचे वैल्यूज़ क्या हो गई, घटना स्टार्ट हो गई, तो इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसी तरह से अगर इक्वल का ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाए, इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि if f of x2 is strictly less than f of x1 where these conditions are already told, the function f is said to be strictly decreasing। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल a b।